दोस्तों नमस्कार। आज मैं बड़े ही दुखी मन से अपने अफसोस के साथ उस बच्चे को श्रद्धांजलि देना चाहता हूं जिसकी भूख की वजह से जब वो खाना लेने के लिए एक सरकारी इमारत के बाहर लाइन में लगा हुआ था खार्किव में, तो वहां पर गोलीबारी में उसकी मौत हो गई। वो बच्चा कर्नाटक का था, उसका नाम नवीन था। हमारे छात्र जो वहां फंसे हुए हैं उन सभी को अपना ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि वहां पर जंग जो है बहुत बड़े पैमाने पर फैलती जा रही है। भारत सरकार ने 2 महीने पहले ही 2 बार एडवाइजरी जारी की थी और ये कहा था अपने छात्रों को कि वो जल्दी से जल्दी यूक्रेन छोड़ दें। लेकिन जो एक लालसा हमारे यहां भरी हुई है कि हमें तो अपने बेटे को डॉक्टर ही बनाना है, मकान बेच के, दुकान बेच के, जमीन बेच के इंजीनियर ही बनाना है। अगर यहां उसको एडमिशन नहीं मिलता, क्योंकि यहां कंपटीशन बहुत है, तो उसे उठाकर किसी भी देश में भेज देना है। लेकिन अगर वहां कोई मुसीबत होती है और सरकार अगर आपको चेता रही है तो आपको तुरंत ही उस पर अमल करना चाहिए। वो नहीं हुआ और छात्रों ने वहां से आने से मना कर दिया कि मार्च में हमारे एग्जाम होने हैं, हमारी क्लासेस चल रही हैं। तो उस वजह से आज वो इतनी बड़ी मुसीबत पे फंस गए हैं। सिर्फ वो ही नहीं फंसे हैं, पूरा हिंदुस्तान आज उनके लिए परेशान है। सरकार के 4 मंत्री वहां पर आसपास की कंट्रीज में जमे हुए हैं। वो किसी भी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि वहां से छात्रों को निकाला जाए। तकरीबन 2000 से 2200 छात्र अभी तक वहां से निकाले जा चुके हैं। लेकिन 20-22 हजार छात्रों को निकालना कोई आसान काम नहीं है। बाकी के मुल्कों ने तो हाथ खड़े कर दिए हैं। अब कीव के कुछ हिस्सों में, जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि खार्किव को तबाह करने के बाद अब कीव जो उनकी राजधानी है यूक्रेन की, उसमें रूसी सेना घुस चुकी है, जिसका अभी खुलासा नहीं हो रहा है, क्योंकि उन्होंने ये भी चेतावनी दे दी है कि वहां के जो लोग हैं, वहां जितने भी आसपास के देशों के भी लोग रह रहे हैं, वो तुरंत ही कीव को छोड़ दें, या तो रशिया वहां पर कोई छोटा मोटा परमाणु हमला करने वाला है, क्योंकि उसने अपनी सेना को भी अंदर जाने से खुद भी रोका हुआ है। तो और जो थोड़ा बहुत लोगों का हमारा रेजिस्टेंस जो थोड़ा सा बता रहे हैं कि भाई लड़ने के लिए लोग तैयार हैं, तो उसके बारे में भी रूस कई तरह से सोच रहा है। खैर, अब इससे भी महत्वपूर्ण एक बात मैं और करना चाहता हूं। मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि जो मुल्क खुद में सामर्थ्य नहीं होते हैं, जो मुल्क खुद में मजबूत नहीं होते हैं, जो खुद में शक्तिशाली नहीं होते हैं, जो खुद अपनी तैयारी, अपनी शक्ति को नहीं बढ़ाते हैं, वो हमेशा ही दूसरों के भरोसे रहते हैं। और दूसरों के भरोसे तो रहने का मतलब होता है कि आप डिपेंडेंट हैं कि वो मदद करेगा कि नहीं करेगा। आप किसी भी हालात में उनसे पार नहीं पा सकते। तो उसके लिए हमेशा ही अपने को तैयार रखना, मजबूत करना। जैसे चाइना है, उसको हमने होल्ड पे इसीलिए रखा हुआ है क्योंकि वो जानता है कि भारत की आज की ताकत क्या है। तो अभी भारत के खिलाफ एक इससे भी बड़ी साजिश जो है रची जा रही है। पहले पाकिस्तान अपने यहां से ISI के थ्रू कश्मीर में आतंकवादी भेजता था और कश्मीर में उत्पात मचाता था। अब यह जगह बदलकर तुर्की में चली गई है। अब तुर्की में जो है कश्मीरियों के नए नए अड्डे बनाए जा रहे हैं। तुर्की जो है खुद में खस्ता हाल मुल्क है। उसकी जो करेंसी है वो डॉलर के मुकाबले इतनी नीचे गिर गई है कि वहां लोग परेशान हो गए हैं। वहां इतने इतने नोट ले जाकर वहां लोग एक ब्रेड लोग जिसे कहते हैं, एक ब्रेड का पूरा टुकड़ा खरीद कर ला रहे हैं। इधर
दूसरी तरफ एक कटोरा मुल्क है ये पाकिस्तान, ये भी बर्बाद हो चुका है। ये सब बर्बाद मुल्क जितने भी हैं, ये किसी ना किसी तरह से उत्पाद करने में, उल्टी सीधी बातें सोचने में, या फिर इस तरह के काम करने में सबसे आगे रहते हैं। और तुर्की के तो जो एर्दोगन हैं, तैयब एर्दोगन, वो एर्दोगन साहब तो अपने आप को मुसलमानों का खलीफा समझते हैं। उन्होंने अभी पिछले दिनों जो तुर्की ने अजरबैजान पर भी हमला किया था और उसके बहुत बड़े हिस्से को कब्जा लिया था, और किसी ने उनका साथ नहीं दिया था। जबकि रशिया ने कहा था कि आपके ऊपर कोई हमला होगा तो हम आपका साथ देंगे, लेकिन कुछ नहीं हुआ, उनके जेट वहां खड़े रह गए। तो इस तरह से अपने आप को मजबूत करना, इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि बहुत जरूरी है, जो हमने सालों तक ये नहीं किया था, जो अब मोदी जी के आने के बाद ये काम हुआ है और जोर शोर से आगे बढ़ रहा है। तो वहां पर उन्होंने क्या किया है कि कश्मीर के जो लोग हैं, अलगाववादी जो हैं, उनके अलग अलग छोटे छोटे फोरम बना दिए हैं और ऐसे अड्डे बना दिए हैं जिससे कि वो अपनी गतिविधियां पूरी दुनिया में वहां से चला सके। और तुर्की खुद जो है दूसरी अलग अलग मंचों पर, अलग अलग जगहों पर पाकिस्तान से मिलकर भारत को बदनाम करने और कश्मीर को गुलाम दिखाने में, वहां पर भयंकर अत्याचार हो रहे हैं, ये झूठ फैलाने में लगेगा। और कश्मीर और इनकी पाकिस्तान, कश्मीर को लेकर जो पाकिस्तान और तुर्की की जो जुगलबंदी है, ये भारत के लिए थोड़ा चिंता का विषय तो है। वो इसलिए क्योंकि एक तो यहां पर कश्मीरियों को एक नई उकसाने की हवा दी जाएगी, और दूसरा ये है कि भारत के लिए दुनिया में बार बार इसी बात को संभालना, कहना और अपनी सफाई पेश करना एक नया टास्क आ जाएगा, एक नई जिम्मेवारी आ जाएगी। लेकिन यहां पर अजीत डोभाल जो है वो इतना बड़ा ब्रह्मास्त्र हैं कि वो ऐसी परेशानियों से बहुत आसानी से निपट लेते हैं, और जब तक वो अपने पद पर हैं, मुझे नहीं लगता कि दुनिया में कोई भी भारत को कोई नुकसान पहुंचा सकता है। वहां पर उन्होंने किया क्या है कि मैं आपको बता देता हूं। वहां पे एक तो उन्होंने कश्मीर हाउस वहां पर खड़ा किया है। कश्मीर हाउस बनाकर वहां से सारी गतिविधियां संचालित करने का जो जिम्मेवारी है, वहां पे आईएसआई और तुर्की की खुफिया एजेंसी और तुर्की के जो वहां पे कुछ उच्च अधिकारी हैं, उन्होंने संभाल रखी है। और वो लोग हर तरह से कश्मीरियों को वहां पर आग सुलगाने का, वहां हथियार पहुंचाने का, वहां आतंकवाद फैलाने का काम जो है करने में लगे हुए हैं। वहां पर जो है लीगल फॉर कश्मीर सेल बनाया गया है, जिसमें के कश्मीर के मुद्दे को 370 हटने के बाद खास तौर पर दुनिया के अलग अलग मंचों पर, अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में और जगह जगह पर पहुंचाया जाएगा, और इस तरह से भारत को बदनाम किया जाएगा, परेशान किया जाएगा, और मुस्लिम कंट्रीज में खास तौर पे ये चिंगारी भड़काई जाएगी कि किसी भी तरह से भारत को रोका जाए, उसके कदम वापस करवाए जाए। कश्मीर से जो भागे हुए हैं, एक अपने, उनका नाम है पूर्व चेयरमैन जो थे चैम्बर ऑफ कॉमर्स के डॉक्टर मुबीन शाह, डॉक्टर मुबीन शाह जो हैं वो वहां पर इस संस्था को देखेंगे और वो पैसे जुटाने के, क्योंकि वो अपने आप में एक बिजनेसमैन रहे हैं और उन्हें फंड में कैसे घपलेबाजी की जाती है, फंड कैसे इकट्ठे किए जाते हैं, ये सब करतूतें वो जानते हैं, तो ये काम वो करेंगे। और अमेरिका में जो बसे हुए हैं गुलाम नबी भाई, जो एक भयंकर आतंकवादी हैं, अलगाववादी हैं। आप एक चीज देखिए, ये जितने भी आतंकवादी, अलगाववादी इस तरह के लोग होते हैं, ये पश्चिम के देशों में ही जाकर शरण लेते हैं और वो कह देते हैं कि मानवाधिकार के चलते हम इनको ऐसे नहीं पकड़ सकते, तो अब उनको भी डोजियर दिया जाए क्या?
और फिर जब उनके यहाँ बम फटता है या कुछ प्रॉब्लम होती है तो फिर वो अपनी छाती पीटने लगते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा प्रेशर देने वाले यही मुल्क हैं। आज उन मुल्कों पे मुस्लिम्स जो हैं, जो भागे हुए इस तरह के लोग जिनको उन्होंने बड़ा मानवता के नाम पे शरण दी थी, आज वो वहां कब्जा करने लगे हैं। तो कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी, आप वो भर रहे हैं। 9/11 ऐसे ही नहीं हो गया था। तो ये चीजें जो हैं धीरे धीरे पूरी दुनिया के सामने आ रही हैं। तो वो अमेरिका में जो थे वो भी पिछले हफ्ते इस्तांबुल में देखे गए थे, तुर्की में, और उसके बाद उनकी मीटिंग वहां ISI के कुछ लोगों से हुई। उसके बाद उनकी मीटिंग जो है वहां तुर्की के कुछ लोगों से हुई, और कश्मीरी आतंकवादी, अलगाववादी जो भी कहें, उनसे भी उनकी मीटिंग हुई। और उन्होंने एक नया प्लान भारत को बदनाम करने, भारत को तोड़ने या भारत को घाव देने के लिए तैयार किया है। और ये जो गुलाम नबी फाई है, इन्हीं की अध्यक्षता में आप देखेंगे कि मुबीन शाह कई आतंकवादियों और ISI के अफसरों के साथ अंकारा में कॉमर्स एंड सोशल रिसर्च सेंटर के अध्यक्ष से, जो वहां के हैं कॉमर्स एंड सोशल रिसर्च सेंटर के अध्यक्ष जो हैं तुर्की के, उनसे मुलाकात भी की है और उनसे कहा है कि हमें इस तरह की चीजें मुहैया करवाने में हमारी मदद करें, और उन्होंने हाँ भी की है। हाँ क्या की है, उन्होंने उनको बुलाया इसीलिए है कि कश्मीर को किसी भी तरह से डिस्टर्ब किया जा सके, आगे का प्लान बनाया जा सके, क्योंकि उनको समझ आ गया है कि कटोरा खान के बस की ये बात नहीं है। वहां की फौज भी करप्ट है और वहां की सत्ता में जो बैठे हुए नेता हैं वो तो भयंकर करप्ट हैं, अय्याश हैं। उन लोगों को तो किसी भी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया में क्या हो रहा है, उनकी अपनी जेबें गर्म होनी चाहिए। इसमें जो पाकिस्तान के जो तुर्की में एम्बेसडर हैं मिस्टर काजी, वो भी शामिल थे इस मीटिंग में। आप देखिए ये कितने बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए लोग, अलगाववादी लोग, ISI के अफसर, ये सब किस तरह से मिलकर भारत को परेशान करने के लिए ये इस्तेमाल हो रहे हैं। और अंकारा में ये जो मीटिंग हुई है, यहां पर इसी तरह के प्लान बनाए गए हैं और भारत की उन पर कड़ी नजर है, खुफिया विभाग की कड़ी नजर है। लेकिन अभी एक मुसीबत और ये आ गई है कि छात्रों को वहां से बाहर निकालना है, तो भारत को कई मोर्चों पे एक साथ लड़ना पड़ रहा है। ये हमारी पिछले कई सालों की गलतियां हैं जिनको अब हम भुगत रहे हैं। आपको एक और मैं बात बताना चाहूंगा कि तुर्की जो है, उन्होंने एक प्लान और बनाया है, जो इनका जो कश्मीर हाउस जो इन्होंने बनाया, कश्मीर फोरम, तो कश्मीर फोरम के चलते इन्होंने एक वहां पे रेडियो चैनल जो है कश्मीर का शुरू करने की पेशकश की है, जिससे कि वो रेडियो चैनल जो है पूरी दुनिया में कश्मीरियों की जो झूठी जो कहानियां हैं उसे सुना सके, खासतौर पर मुस्लिम कंट्रीज को भड़का सके और ये दिखाया जा सके कि वहां तो महिलाओं के साथ बहुत ज्यादती हो रही है, बूढ़ों को मारा जा रहा है, नौजवानों को कत्ल किया जा रहा है, वहां पे लोग भूखे मर रहे हैं। इस तरह के प्लान उन्होंने 18 पॉइंट बनाए हुए हैं जिस पर वो ज्यादा जोर देंगे, जिसमें खास तौर पर वो महिलाओं के साथ बदसलूकी हो रही है, इसको उछालने के चक्कर में है। ये खलीफा साहब जो बैठे हैं अर्दोगन, ये इसी काम में बहुत महारत भी रखते हैं और इसी काम में ये लगे हुए हैं। और जो जितने भी कश्मीर में जो लोग वहां से बाहर गए हैं काम करने के लिए, बाहर बस गए हैं, उनको भी इकट्ठा किया जा रहा है और उनसे जो है ये कहा जा रहा है कि वो अपनी अपनी जगहों पर इस मसले को उछालें और इस रेडियो को और ज्यादा प्रचारित और प्रसारित करवाएं। और एक अखबार भी निकालने की वहां सुनने में आया है कि कोशिश की जा रही है जिससे भारत को बदनाम किया जा सके, और वो हो सकता है वेब पोर्टल पे वो अखबार आए, वेब पेज पे, वैसे अखबार ना हो हार्ड कॉपी जैसे कागज का अखबार हमारे यहाँ आता है, लेकिन अगर ऐसा भी वो करते हैं तो निश्चित ही ये
एक खतरे वाली बात है। खतरे वाली बात इन सेंस में है कि बदनामी तो आखिर होती है, 100 बार झूठ बोलने पर एक बार वो सच भी लगने लगता है, और लोगों के अंदर एक कंफ्यूजन तो पैदा हो जाता है कि क्या कश्मीर में वाकई इतने बुरे हालात हैं, जबकि यूएई जो खुद एक मुस्लिम कंट्री है जो इनको पालता है, वो यहाँ पर इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। सऊदी अरब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है, कश्मीर को डेवलप कर रहे हैं, करोड़ों अरबों डॉलर का वहां इन्वेस्टमेंट हो रहा है, लेकिन इनको बेशर्मों को उससे कोई मतलब नहीं है। इन्हें सिर्फ अपना एजेंडा चलाना है और उसके काम में ये लगे हुए हैं। एक जो है वहां पर मीडिया स्कैप भी बनाया जा रहा है, जिसके जरिए भारत को जगह जगह जाकर बदनाम किया जा सके, और उस काम में तुर्की उन सबको इकट्ठा करके इस काम को आगे बढ़ा रहा है। तुर्की जो है फंड जुटाने के लिए लीगल सेल और कश्मीर हाउस के थ्रू जो विदेशों में कश्मीरी रह रहे हैं, या जो तुर्की के कुछ लोग सहानुभूति रखते हैं, या कोई मुस्लिम कंट्रीज हों जो भारत से थोड़ा चिढ़ती हों, या जो पाकिस्तान के लोग बाहर रहते हैं, उनसे एक तरह से रेमिटेंस के तौर पे मान लीजिए वो वहां से पैसा मंगवाएंगे और पैसा इकट्ठा किया जाएगा। उससे तुर्की की भी जो इकोनॉमी है वो थोड़ी सुधरेगी, क्योंकि ये करप्शन में तो माहिर होते हैं, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। पूरी दुनिया जानती है कि करप्शन करने में इनका कोई सानी नहीं है, और झूठ बोलने में, मक्कारी करने में, धोखा देने में, दगाबाजी करने में इनका कोई सानी नहीं है। तो ये एर्दोगन साहब वो झंडा अपने कंधे पे लेकर निकले हुए हैं और भारत को बदनाम करने के लिए पूरा जोर लगाए हुए हैं। इधर भारत पूरी तरह से तैयार बैठा है, उसे एक एक कदम की खबर है, वो ऐसी चाल चल नहीं जा रहा है, मैं अभी उसके बारे में क्योंकि पक्की खबर नहीं है, वो ऐसी चाल चलने जा रहा है कि तुर्की उसमें घिर जाएगा। तुर्की की एक चीज देखिए, वो नाटो में भी शामिल है, वो पश्चिमी देशों से भी संपर्क में है, क्योंकि उसका कुछ हिस्सा वहां पे ही है, तो वो कई तरह से पश्चिमी देशों का जो है थोड़ा बहुत सॉफ्ट कॉर्नर भी ले लेता है। तो लेकिन तुर्की कितनी भी कोशिश कर ले, वो इस सत्य को कभी भी दबा नहीं पाएगा कि कश्मीर आज की डेट में एक फलता फूलता राज्य है, भारत का हिस्सा है, और भारत का बच्चा बच्चा कश्मीर के लिए अपनी जान न्यौछावर कर देगा। और कश्मीर के लोग भी अब जाग गए हैं, वो भी समझ गए हैं ये सब कितने मक्कार हैं, कितने झूठे हैं। इन्होंने हमारे यहां तबाही मचाई है। ऑपरेशन टोपैक जो शुरू किया था जियाउल हक ने कश्मीर में, वो आज तक जो है उसका खून हमारे कश्मीरियों के जो है किस्मत में रिस रहा है। इन्हें बर्बाद करने बिना बात नहीं बनेगी। आज जो यूक्रेन में हो रहा है वो आने वाले वक्त में आप देखेंगे बहुत जल्दी वही पीओके में होगा, और पीओके को वापस लिया जाएगा। उसके बाद ये कश्मीर का मसला ही खत्म हो जाएगा। फिर देखेंगे तुर्की या आईएसआई या खुफिया विभाग या आतंकवादी क्या करते हैं। भारत बहुत बड़ा मुल्क है, उससे हाथ मिलाना तो बेहतर है, लेकिन उससे हाथ लड़ाना, उससे बाजू लड़ाना बहुत भारी पड़ता है। तो दोस्तों, अपना ध्यान रखिए, ऐसे कमजोरफों पर, ऐसे लोगों पर, ऐसे चालाक चतुर सियाने लोगों पर नजर रखिए, ऐसे मुल्कों को पहचानिए और अपना और अपने मुल्क का सदैव भला सोचिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।